कम करना ही पड़ा। छोटे छोटे देखो ओके नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो अभी खत्म हो जा रहा है। ये लोग मिलर का इसमें से निकालो, 3 होंगे। तो बात न करें एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। रुआंशी आवाज ठीक पहुंच रही है? रुआंशी, एम आई ऑडिबल? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? नाउ सर लगता है बोल और चले ये तो पता नहीं, देख नहीं रहा। लो चल। सो देखो लो रिएक्टिविटी में कौन कौन सा था? मरकरी था, कॉपर था, तो क्यू आग Hg था, तो दैट इज Cu Hg और Ag है, तो दैट इज मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर कौन है ना? ठीक है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। सो कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास। कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम, इसका सबसे बड़ा सप्लायर अफगानिस्तान है, फ्रॉम क्यूप्राइट that is Cu2O और copper glans that is Cu2S. So in India it is refined from copper glans. Copper glans बहुत ज़्यादा पाया जाता है सल्फाइड ore. Mostly it is found in sulfide ores. ठीक है? So mostly it is found in सल्फाइड ओर। अब देखिए, तो पहला स्टेप 1 क्या है कि ओर इज क्रश्ड एंड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन वेटिंग द ओर विथ पाइन ऑयल इट इज फ्रॉथ इज मेड। इसका क्या बनाया जाता है? कॉपर सल्फाइड का फ्रॉथ बनाया जाता है, इट इज स्किम्ड, ऊपर से निकाल लिया जाता है। सो ore is crushed and यानी ज़्यादातर कॉपर हमारे वायुमंडल में जो भी ये पूरा है ना बायोस्फीयर में, उसमें ये सल्फाइड के फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, अबंडेंट है, और कहीं कहीं सीधा भी मिल जाता है, तो हमारे कुछ स्टेप और पैसे बच जाते हैं। और नहीं तो इसको इससे बदलना पड़ेगा कि किसी भी मेटलर्जी में मेटल ऑक्साइड में बदलना जरूरी है, किसी भी फॉर्म में हो, उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा? ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। कार्बोनेट हो तो भी ऑक्साइड में, सल्फाइड हो तो भी ऑक्साइड में। एक सिल्वर के साथ ऐसा ही कि सीधा रोस्टिंग कर देते हैं, सिल्वर अलग हो जाता है, जैसा सुबह देखा था, जैसे ही किया था रोस्टिंग वो अलग हो गया, ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड बनाता नहीं है। ठीक है, तो ओर इज क्रश्ड एंड उसको किससे वेट करते हैं? विद पाइन और गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता है ना, हाँ? गोल्ड ऑक्साइड बना देता है क्या? गोल्ड है ना, गोल्ड। तो विद पाइन ऑयल इतनी बात हो जाएगी। गोल्ड सिर्फ क्लोराइड बनाता है, AuCl3, और कुछ नहीं बनाता। अब इतना हो जाएगा, सम पाइन ऑयल से इसमें ऐड करेंगे और फिर बहुत इसको हिलाएंगे एंड टर्बुलेशन गिवन, तो छाग उत्पन्न होगा।
तो फ्रॉथ का मतलब आप समझते हो, फ्रॉथ ऑफ कॉपर ओर, जो कॉपर है सल्फाइड फ्लोट्स, इस पे फ्लोट करेगा ऑन वाटर, वाटर पे फ्लोट कर जाएगा, विच इज स्किम्ड, विच इज स्किम्ड, और उसको जैसे मक्खन नहीं निकाल लेते ऊपर से, दही को भिगोते हैं तो मक्खन नहीं निकाल लिया जाता, इसी तरीके से स्किम किया जाता है। इन दिस वे कॉपर ओर इज कंसंट्रेटेड, इन दिस वे कॉपर ओर इज कंसंट्रेटेड। चलो ठीक है, कंसंट्रेटेड। अब जब ये कंसंट्रेट हो गया तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, अब ये जो इस तरीके का कन्वर्टर है, कभी तुम लोगों ने ऐसा देखा है बेसेमर कन्वर्टर जिसमें सीमेंट मिलाया जाता है किसी के घर में, वो ऐसे होता है, ये घूमता रहता है कंटिन्यूअसली, ऐसे होता है। तो जब ये घूमता रहेगा तो इसी में हम क्या ऐड कर देंगे बताओ? दैट इज, और हीट भी ऐड करेंगे, कोयला ऐड करेंगे और आग लगा देंगे, और आग लगाने के बाद इसमें क्या ऐड करेंगे? देखो Cu2s, और Cu2s में खूब सारी रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग करने से क्या होगा बताओ? रोस्टिंग करने से इसका कुछ कॉपर, जो कॉपर सल्फाइड है ना, इसका कुछ कॉपर किसमें बदल जाएगा? ये Cu2O में बदल जाएगा। ये देखो Cu2O, जैसे सल्फाइड 16th ग्रुप का ही तो है, जैसे सल्फाइड उसी के ऊपर ऑक्साइड, तो अपनी बाइवैलेंसी में, और S से SO2 निकल जाएगा और प्लस SO2। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐड करते जाते हैं, ये चीज़ जो भी हमारा ओर है उसको ऐड कर देंगे। तो Cu2s, और क्या ऐड कर देंगे बताओ? कोयला और हीट, आग लगा देंगे। तो इस तरीके से इसमें खूब रोस्टिंग करेंगे। आग तो चाहिए ना इसको, कहीं ना कहीं से, नहीं तो बाहर से जलाओ या अंदर ही डाल देते हैं, उसी में जलता है। अच्छा, लेकिन अभी हमें पूरी सफलता नहीं मिली है। ऐसा करने पर ओनली 1/3 ऑफ कॉपर सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड, पूरा नहीं हो पाता। बुक में लिखा है सब चीज़ें। तो इस तरीके से अब क्या किया जाएगा बताइए? इस चीज़ को पहले बैलेंस करो। यहाँ दो कितने ओ हैं? 3 ओ हैं, और यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या कर देना चाहिए? 3/2। बाकी सब चीज़ें बैलेंस है। पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? सो 2Cu2s प्लस 3O2 गिव्स, फिर क्या दे देगा? 2 और प्लस 2SO2। हमने ये कर दिया, लेकिन इसमें जो भी हमने डाला है उसमें सारा का सारा नहीं कन्वर्ट हुआ। कितना कन्वर्ट हुआ है? दैट इज थोड़ा, पार्शियली। समझ में आई बात कि नहीं? नाउ अब इस चीज को क्या किया जाएगा? नाउ all copper sulfide is not converted into copper oxide। वो पूरे में नहीं हो पाएगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? पूरा तो नहीं हो पाया। नाउ कैल्सिनेशन इज डन, रोस्टिंग, और फिर इसके बाद दोनों तरफ बंद कर दो, थोड़ी देर खूब हवा दो, और दोनों तरफ ढक्कन लगा दो, बंद कर दो, कर दो, अब कोई एयर नहीं। अब उसके अंदर क्या क्या बचा बताओ? क्या Cu2 बचा, और क्या बचा? Cu2s ही बचे, क्योंकि थोड़ा बदल गया है और थोड़ा नहीं बदल पाया। अच्छा, इसमें से गैस कौन सी निकल रही थी ऊपर? SO2 बाहर निकल रही थी। वो इतनी एसिडिक है कि आसपास नहीं रहना है नाक पे मास्क, क्योंकि नाक के अंदर अगर गई तो H2SO3 बन जाएगा, वहीं गिर जाओगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड ना एसिडिक गैसेस हैं। अब इन दोनों के साथ आपको कैल्सिनेशन करना है। इस सल्फर से बोलो इसी की ऑक्सीजन लो, अब तुम निकलना, बाहर से नहीं दी जाएगी। तो अब ये मजबूर हो गया, तो बोलो ये 2 ले लिया तो क्या SO2 बन गया? तो बोलो, और 6 Cu बन गया क्या?
तो दोनों तरफ डिब्बे लगा दो, एक छोटा सा होल कर दो कि बस SO2 निकलती रहे, उसको मिले नहीं कहीं से, बस एस्केप के लिए होल होना चाहिए, एस्केप होल। तो ये बन गया। और तुमने कभी हलवा बनाया है तो जब लास्ट होता है तो बुट 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 आता है उसमें से, तो जब जैसे जैसे कॉपर ठंडा होगा तब भी उसमें से SO2 निकलता रहेगा और वो ऐसे ही जम जाएगा, और उसमें जो कॉपर जमेगा तो उसमें ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, और ब्लिस्टर के अंदर क्या ट्रैप हो जाएगा, SO2। इस वजह से जो बाजार में बिकेगा कॉपर उसका नाम पड़ जाता है ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं। जैसे पायलट बैठता है तो उसके आगे कॉकपिट में ब्लिस्टर होते हैं कि नहीं, कांच के, तो कोई भी चीज़ फूली हुई होती है उसको ब्लिस्टर कहते हैं। तो ये क्या चीज़ बन गई? या कभी भी कोई पूछता नहीं तुम्हारे यहाँ ब्लिस्टर दाना कैसे निकल आया, तो ब्लिस्टर बोलते हो कि नहीं, तो वो प्रिक करके फोड़ देते हैं, ब्लिस्टर। तो अब इस तरीके से इस कॉपर को क्या कहा जाता है? ब्लिस्टर कॉपर। तो क्या क्या किया जाता है? दैट इज कॉपर सल्फाइड इज फर्स्ट क्या किया जाएगा? रोस्टेड, पार्शियली इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, नाउ इट इज कैल्सिनेटेड, ठीक है। सो सल्फर प्रेजेंट इन इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम इट, इसी में से वो ले लेगा, बाहर से नहीं दोगे तो इसी में से ले लेगा, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका यही प्रोसेस रिडक्शन है, दिस इज रिडक्शन ऑफ कॉपर सल्फाइड भी हो रहा है और रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड और प्योर कॉपर आ रहा है। मतलब सेकंड वाले रोस्टिंग जो हो रहे हैं उसमें मैं और कॉपर सल्फाइड डालना पड़ेगा तभी होगा। उसी सोल्यूशन में डिब्बा बंद कर दो, बस कान बंद करके छोटा सा चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, और घुमाते रहो, बाहर से आग देते रहो, तो उससे अल्टीमेट दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। हाँ एक साथ हो जाएंगे। शुरू में हीट देना है जितना संभव हो निकल सके, फिर उसमें एक मतलब आप समझे 2/3 बन गया है, 1/3 बच गया है, उसके लिए क्या करो, डिब्बा बंद कर दो, SO2 निकल जाएगी कि नहीं, और जो बच गया उसमें से अगर ठंडा होते होते भी निकलेगा तो ब्लिस्टर्स बन जाएंगे उस इतना, ठीक है। सो पहली मेटलर्जी देखो बुक में सब तीनों रिएक्शन नहीं है, आप देख लो पूरा, 2 ही हैं, एक को बैलेंस हमने कर दिया है। अब इसी तरीके से मीट लो रिएक्टिविटी में जैसे हमने कॉपर की देखी, उसी तरीके से सिल्वर की भी हो सकती है, और उसी तरीके की देखो मरकरी की भी है। तो क्या लास्ट स्टेप, अब इसके बाद लिख लो, ये रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इनटू कॉपर मेटल। जब कोई भी चीज़ हट जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट जाए, तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। समझ में आ गई बात? इस तरह से ये रिडक्शन है पूरा प्रोसेस। CO2H2 से ये 4 बदल रहा है, सल्फर का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस, इसमें हीट भी करा जाएगा और ये कैल्सिनेशन है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, लिख दो नो एयर। और ये कौन सा प्रोसेस है? रोस्टिंग, सही है। अब थर्ड स्टेप भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आप मेटलर्जी लिख रहे हैं, तो बोलो स्टेप 3। अच्छा, अब आप अपने अगले पेज का चित्र देखिए, क्या उसमें कॉपर की ही रिफाइनिंग की चर्चा है? नाउ बोलो, नाउ कॉपर ऑब्टेन is refined by electrolysis, जिसको कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। बस ऐसे बना लो और एक यहाँ पर बड़ी सी बार लटका दीजिए, वो इम्प्योर कॉपर है। सुबह के टेस्ट में बहुत सारे लोग सेल ही बनाना भूल गए, तो मुझे आज सेल खरीद के लाना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो भूल जाए। भूल गए थे बनाने ही, तो याद दिला दें, दिखाते रहेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो दैट इज माइनस है और ये प्लस है। ये जो प्लस वाला है मनीष कहाँ है? अब बोलो, ये इम्प्योर है कि प्योर? इम्प्योर। तो ये इम्प्योर है फ्रॉम स्टेप 2, यही ब्लिस्टर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर फ्रॉम स्टेप 2। और ये चीज है जो कि अल्ट्रा प्योर है या प्योर फॉर्म है, प्योर कॉपर भी लिखोगे चलेगा। इसके नीचे जो कॉपर के ग्रुप के हैं वो सब आ जाएंगे, थोड़ा बहुत सोना चांदी, ये एनोड मड है,
और ये निगेटिव है तो और इसका जो है, अगर आपको एसिडुलेटेड में लोगों ने 2C लिखा है, 2 मत लिखो, एसिडिफाइड लिख दो। अगर स्पेलिंग गलत करने से नंबर कट सकते हैं, तो आप क्या लिख दो, एसिडिफाइड। मुझे लगता है ये सही लगेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब ये देखो, तो इसमें क्या क्या है बताइए, Cu2+ और SO4 2-, ये कहाँ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। जहाँ कैटायन जाए उसको क्या कहेंगे, तो ये कैथोड है। अब कैथोड को थोड़ा सा क्या कर दो, धीरे धीरे ये मोटा होता जाएगा और ये फिर पतला होता चला जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इतना ही दिखा दीजिएगा। और एट कैथोड लिख लो, प्योर कॉपर is collected while impurities are collected at bottom of anode. While impurities कहाँ पे मिल जाएंगी बताओ, collected at bottom of anode called एनोड मट। ठीक है, जितना बोर्ड पर है उतना लिख के दिखाइए। ये भी क्रूशियल है, बहुत जरूरी चीज है। वही चीज है, बस रिएक्शन बदली है। एनोड मड है, एनोड मड है ना। मनीष, आपके भी सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा और नाउ दैट इज mercury is extracted from its 4 cinnabar. बात नहीं करो, यानी जमा करिए। So mercury is extracted from 4 cinnabar, that is HGS. First it is concentrated. First it is concentrated by washing, hydraulic washing या washing in water. फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, क्रश करने के बाद स्टेप 2 देख लो, दैट इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आपकी बुक में क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, अच्छा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी बुक में क्या लिखा है, इज रोस्टिंग। तो आप भी यही डेफिनेशन लिख सकते हैं, बुक में ये डेफिनेशन लिखी, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। बट रिएक्शन में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, रिएक्शन में तो नो एयर ही लिखी जाएगी। बट अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कॉपर की मेटलर्जी में ये दोनों रिएक्शन, इसमें जिंक की मेटलर्जी में दी है कि एक्सेस एयर एंड नो एयर। समझ में आ गई बात आपको? कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर लिखो, क्या लिखो, और इसमें क्या लिखी है, बात समझ में आ गई कि नहीं? पूरी तरीके से नकल कह सकती है। अब देखो, अब क्या किया जाएगा, स्टेप 2 में जो HGS है इसकी रोस्टिंग की जाएगी, और रोस्टिंग करने के बाद क्या हो जाएगा बताओ। स्टेप 2 में ए पार्ट है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड और। तो उसमें आप एयर में हीट कर दो तो क्या वो बन जाएगा बताओ, HgO और प्लस SO
2, चूंकि यहाँ ये 3 है तो मुझे क्या कर देना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2HgS plus 3O2 gives 2HgO plus 2SO2। ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। और यही तो पहला स्टेप था, या कार्बोनेट हो या सल्फाइड हो, ये स्टेप ए है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। ठीक है, ये कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर को हमने ऑक्साइड बदल दिया। अब बी क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ये दोनों ही रिएक्शन आपकी बुक में दिए हैं, आप देख लें, लो रिएक्टिविटी पढ़ो। तो HgO को क्या करेंगे, अब इसको हीट करो। तो हीट आपको करना है, तो हीट करने से क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिंपली हीट करने से ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, चमकदार। इसका कलर ब्लैक होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ब्लैक पाउडर है। और जबकि ये क्या है, बोलो, ये क्या लिक्विड है। सिंपली हीट करने से ही, आपको एयर रखो या ना रखो, ये अपने आप ही ऑक्सीजन छोड़ देगा। इसको कहते हैं पायरोमेटलर्जी, आग की उपस्थिति में धात्विक निष्कर्षण, पायरोमेटलर्जी। हीट ज़्यादा दे दो तो अल्टीमेटली उसका ऑक्साइड उसको छोड़ के चला जाए। समझ में आया? तो फर्स्ट क्या होगा, मेटल सल्फाइड, या ये कौन सा है, मर्क्यूरस सल्फाइड की मर्क्यूरिक, अब बताएं हम, मर्क्यूरिक सल्फाइड है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड टू गेट मर्क्यूरी। ठीक है, वो लिक्विड होगा, और जो कि सिल्वर शाइनी होगा, क्या, सिल्वर लश्यर। अब जरा देखिए, नाउ मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज डन। स्टेप 3, इधर देखो बेटा, इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज डन टू गेट प्योर मर्करी। अब अगली चीज देखो, ये हमने लो रिएक्टिविटी सीरीज का कर लिया है। नाउ सौम्या, सिल्वर की मेटलर्जी कैसे करेंगी, रुक जाओ, बताओ। वो ये भी कह सकती सर, वो तो मैंने सुबह पढ़ा था, अभी कैसे बता, कह सकती है ना। तो दैट इज Ag की कैसे की जाए, बोलो, ये करेक्ट होगा। हाँ बोलो, दैट इज मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। तो इसके लिए जो सल्फाइड ओर है उनको सीधा क्या कर दो, रोस्टिंग कर दीजिए। तो जैसे इसमें भी हमने वही किया है सल्फाइड ओर में, तो लिखो मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। Silver is found in nature in silver sulfide form, AgS form, जो कि ब्लैक होता है। ठीक है, सो अब AgS को O2 के प्रेजेंस में हीट कर दो तो Ag बन जाएगा और SO2। फिर इसको क्या किया जाए, नाउ दिस सिल्वर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। द सिल्वर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये चीज सुबह मैंने बताई थी कि नहीं, कि ये AgS है जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक। तो ब्लैक से मेरे पास okay, that is metal in middle of activity। लो देख लिया,
और हाई को देखने की ज़रूरत नहीं है, हाई की तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। मैंने सोडियम क्लोराइड का बता दिया, ऐसे सभी की कर दो, मेल्ट करो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करो। हमें मिडिल की देखनी है, और मिडिल में भी एक आयरन की बची है और एक मैग्नीज, दो ही बची है। जिंक की हम देख ही चुके हैं, जरा देखिए। और इसी के साथ हमारी मेटलर्जी भी पूरी हो जाएगी। नाउ आप देखो, ये तो हो गया, सर वो बी वाला मतलब ठीक है। तो इन मीडियम रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। मिडिल का मतलब तो मीडियम हो गया ना, मिडिल ऑफ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज है तो उसके बीच का जो पार्ट। तो क्या अवनी आप बताएंगे ऐसे कोई चार जो मिडिल में आते हो? हाँ, सही है। कॉपर तो इसमें डालते हैं। चलो, सो जिंक, लेड, मैग्नीज और आयरन। तो मेटलर्जी ऑफ जिंक तो कवर हो गई ना, कवर हो गई। चलिए, अच्छा अब आगे देखो, मेटलर्जी ऑफ पीवी आपके सिलेबस में नहीं है। मेटलर्जी ऑफ एमएन, मेटलर्जी ऑफ मैंगनीज देखो। चलिए, अब मैंगनीज को क्या किया जाए? मैंने सुबह आपको एक सैंपल दिखाया था, काले रंग का पाइरोल्यूसाइड। तो मैंगनीज को आपको, मैंगनीज से ऊपर कौन है बताओ? लिक, बा, सर, मग, अल, मन। तो इसके साथ इसका संपर्क करा दो। MnO2 के साथ क्या डाल दो? क्या एल्यूमिनियम बहुत सस्ता है? ये बहुत सस्ता मेटल है, 100 रुपए किलो मिल जाएगा बाजार। तो अगर तुम इससे सस्ता क्या है, ये डाल दो। मग, अल, मन, जन। इसके बाद सी आता है। अब इसलिए सी के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करा सकते, ये मजबूरी है। तो आपने देखा कि इसके नीचे वालों की सी से रिएक्शन कराई गई है, मतलब मंकजन यहाँ पे आएगा सी। तो फिर हमने कहा सी जब इधर आता है, कहता लाओ मुझे अपना ऑक्सीजन। अब तुरंत हमने कोक से रिएक्शन कराई थी ZnO की, तो जिंक के साथ तो कोक की रिएक्शन हो सकती है क्योंकि सी यहाँ आता है, मंकजन। अब वो हमारी क्या निमोनिक्स जरा गड़बड़ हो रही थी, लोग कहते थे मंकजन ये क्या पढ़ना है, तो हमने सी हटा दिया था, वरना सी की ये पोजीशन है। बात समझ में आई? तो सी अगर जो अपर है वो दूसरे में से डिस्प्लेस नहीं कर देता है, तो इससे ये डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन क्या Mn को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। है बहुत सस्ता, 10 रुपए किलो, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। हमें किससे करवाना पड़ रहा है? 100 रुपए किलो से। 10 रुपए किलो नहीं काम कर रहा है। लकड़ी का कोयला कितने का आता है? 10 रुपए किलो आता है, वो नहीं काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो अब जरा देखो, बुक में ये रिएक्शन दी है, पाइरोल्यूसाइड की। अगर हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम कहेगा भाई आप हमें अपना ऑक्सीजन दे दीजिए, हम आपसे ऊपर हैं, हम डोनेट करेंगे। आप क्यों डोनेट कर रहे हैं? आप जहमत क्यों उठा रहे हैं? आइए मैं बेटर डोनर। तो फिर ये ले लेगा, ये कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा, इसको फ्री कर देगा। तो बोलो क्या चीज हो जाएगी? दैट इज एल्यूमिना का क्या फार्मूला है? और साथ में Mn बन जाएगा। तो यहाँ 2 होने की वजह से यहाँ 2 लिखो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3, और यहाँ कितना है? तो मुझे यहाँ कितना लिख देना चाहिए? 3/2। और ये समझ में आ गई बात कि नहीं? और ये 3/2 Mn है, तो ये भी कितना लिख देना चाहिए? अगर इतना नहीं याद करना चाहते तो सिंपली 3MnO2 और प्लस 4Al gives 2 Al2O3 और 3 तो मैग्नीज मिल जाएगी कि नहीं? समझ में आ गई बात कि इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराई तो इतनी चीज हो गई। अब मुझे साक्षी 3 रिएक्शन बताओ। एक तो मरकरी को हम पाते हैं तो उसकी 2 रिएक्शन बताओ पहले। सिनेबार से मरकरी बनाने वाली रिएक्शन बताओ। ऐसे नहीं होता है। अब नहीं, आप बताओ।
प्रवीण आप बताओ। HGO पूरी बात बताओ सिने बात से। HGS plus O2 HGO plus बोर्ड पे लिखा तो नहीं है ना, उधर मत देखो। HGO plus SO2 और फिर HGO HG plus ओके, HGO से आपने बनाया, HG बहुत अच्छी बात है। अब मुझे सिल्वर की मेटलर्जी बता दो। plus O2 AG2O ऐसी कोई बात नहीं, AGO कोई बात नहीं। सृष्टि अच्छी बात है, सिल्वर की AGS plus O2 ऐसी बात नहीं। चलो आप सर AGS अच्छा आप बताओ। एक बार फिर से बोला सिल्वर की AGS plus ये O2 तो AG2S लिखो ना हमसे। आप देखो गलत बताओगे तो गलती लिखा जाएगा। AG2S है ना, सुबह से AGS थोड़ी होता है, AG की +1 होती है और ये 2 माइनस। अब सही है, चलो अब बताओ। सर AG2S plus O2 gives AG plus SO2 अब आप मैंगनीज की बताइए। MnO2 plus Al gives Al2O3 plus magnesium. चलो तुमको चार्ज देते हैं, मैंगनीज की बताओ। आप बताओ। MnO2 plus Al Al2O3 plus MS मैंगनीज की MnO plus Al तो कुछ भी कहीं भी लगा दे रहे हो। मैंगनीज की MnO2 plus O2 कोई बात नहीं, कठिन था ना। Sorry. हाँ आप बताओ मैंगनीज की। MnO2 plus Al plus in presence of heat. In presence of heat, MnO plus Al. MnO plus कोई बात नहीं, आप बताइए मैंगनीज की। सीने बार की बताओ। कोई बात नहीं, सीने बार की बताइए। HGS plus O2 gives HGO plus SO2 HGO gives HG plus मैंगनीज MnO2 plus Al gives Al2O3 plus M. सिल्वर की बताइए। Zero mechanical ना मैंगनीज क्यों नहीं आता बोलो। बोलो मैंगनीज। सिल्वर की बताइए। जिंक की बताओ। हाँ और कार्बोनेट से भी बताओ। रिडक्शन बताओ। ZNO का रिडक्शन बताइए। ZNO का रिडक्शन बताओ बताइए।
कॉपर का आया बता दोगे? ठीक है, सौम्य कॉपर को बताओ। CO2S plus SO plus O2 gives CuO plus कॉपर को बताओ। अरे CO2O CO2S plus O2 gives CU2S plus SO2. कॉपर का बताओ। CO2 will give plus SO2. अब इसका रिडक्शन CuO आप बताओ। CO2O आप बताइए कॉपर का। CU2S plus CU2O पूरा बताओ, पहली की बताओ। CU2S plus O2 on meeting gives CU2O plus SO2. After reduction CU2O plus CU2S gives Cu plus SO2. इतनी बात हो गई। अब आगे देखो। नाउ आयरन की मेटलर्जी। तो जो कि लास्ट मेटलर्जी है। सो हे भगवान थैंक यू बोलिए। वो अब देखो रिएक्शन लिख दी। अब अपने मन से तुम्हें सब बनाना है। जो ऊपर नीचे का जाल बुनना है, खुद बना के उसको पर्क्स के साथ प्रस्तुत करना, तो जिससे लोगों को मजा आ जाए। तो 5 नंबर का खुद बनाना है। एक यही इसका कोर है। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अभी वो तक उसमें ब्लर नहीं, वो बोर्ड पे फोकस है ना। तो अब हुआ अच्छा, हाँ। तो अब देखो आयरन के लिए क्या करेंगे। फिर से देखो, आयरन के ऊपर क्या एल्यूमिनियम पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। लिख बा सरना का मग अल मन जन कर फी, बहुत नीचे आयरन। तो मुझे क्या कर देना चाहिए? Fe2O3 प्लस 2Al। इसके लिए किस तरीके की फर्नेस आती है अभी दिखा देंगे। और इस फर्नेस का नाम है ब्लास्ट फर्नेस। क्या नाम है? 3 कमरे के बराबर होती है, ईंट की बनी हुई। हाँ, इसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। और इसमें बहुत सारा कोयला भी डाला जाता है आग के लिए। और साथ में और एक और ऊपर है, उससे क्या चीज डाली जाती है? ऊपर क्या होगा? मतलब ऊपर का मतलब है फनल। अच्छा तो उससे क्या चीज डाली जाएगी? आयरन का क्रश्ड और Fe2O3 डाली जाएगी। Fe2O3। अच्छा, Al के साथ इसकी रिएक्शन जरा देखो, और इसमें आग जलती रहेगी। तो अब बताओ Al क्या कहेगा? हमें अपने O दे दो। ठीक है, तो फिर Fe अलग हो जाएगा। और Al क्या तुम्हें ये ऊपर नीचे वाली मिलती जुलती लग रही है? तो अब ये 3 है, यहाँ 3 है, तो मुझे यहाँ 2 लिख देना चाहिए। दिस रिएक्शन लिबरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। इसलिए इसको रेल की पटरी जोड़ने के काम में लाते हैं। दोनों को मिला दिया, रेल की पटरी जोड़ दी। इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा क्या निकलती है बोलो? हीट। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ये बहुत अधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए इस रिएक्शन में ये दोनों पाउडर मिला देते हैं वो लोग, जहाँ पे रेल की पटरी जोड़नी है एक कोन में। हाँ, बस Fe2O3 और Al। हाँ, तो क्या होगा? दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। इसका क्या नाम है? थर्मिट। इट इज यूज्ड
टू वेल्ड, join railway tracks या वेल्ड या ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, कोई भी अगर ट्रैक आ जाए उसमें से, तो ये थर्मिक रिएक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर थर्मिक रिएक्शन पूछी जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है। मैं आपको थर्मिक रिएक्शन दिखाता हूँ। बाकी ग्रुप में भी भेज दूंगा। चलो देखिए, राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन हो गया, उसके ऊपर कौन है? मैंगनीज, Ag, नीचे जाइए Hg, बस सर और कैसे सर लिख लिए थे सर स्लीव क्या होगा कि कॉपर वगैरह का लिख लिए थे। हाँ तो अब इसके साथ इसका रिकंसाइल हो जाएगा। क्या होगा? रिएक्शन लिखनी है बस, कुछ नहीं लिखना है आपको, इतना बैलेंस कर देना। Fe की एक है, Mn की एक है, Ag की एक है, इसकी दो 1 1 1 2 2। कोरोजन, prolonged exposure of metal in atmospheric condition. Like heat, moisture, that is acids, केमिकल सब्सटेंस, इन सब की प्रेजेंस में अगर किया जाए, ठीक है, तो और एयर, सो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ मेटल इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन causes eating of metal, ईटिंग ऑफ लाइफ, यानी वो मेटल धीरे धीरे खा लिया जाता है, and loses its tensile strength, and loses its tensile strength. It is called corrosion. जितना हम आयरन की मेटलर्जी करते हैं उसमें से 1/3 सिर्फ ऐसे ही रस्टेड निकल जाता है। इस वजह से हम डेवलपिंग कंट्री, अगर मान लीजिए हम भी टेम्परेट क्लाइमेट में होते तो हम भी डेवलप होते, वहाँ पर बनाई हुई जो चीज़ है वो 150-150 साल से वहाँ पर रस्टिंग लगी नहीं है, वहाँ हीट है ही नहीं। यूरोपियन कंट्रीज में बनाते बनाते एक साल में बिकते बिकते तक 1/3 आयरन खराब हो जाता है। जब तक बाजार में आता बिकता, और नहीं तो यहाँ बिल्डिंगें दिख रही हैं, देख लो बाहर सब लाल लाल जंग लगे हुए हैं, और जंग लगे हुए रॉड लगाओगे तो वो बिल्डिंग कितनी मजबूत है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। सो इट इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कोरोजन में कुछ चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल आयरन गेट रस्टेड, रस्टेड हो जाएगा, कोरोडेड उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, रस्टेड इन एयर एंड मॉइस्चर। आप अपनी बुक में देखो, एक टेस्ट ट्यूब में इसमें क्या दिखाया गया है कि ड्राई एयर में रखा गया है, तो ड्राई एयर में अगर कॉर्क लगा के रखो और नीचे कुछ रख दो कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या उसमें उसको उस नेल को कुछ होगा? क्योंकि CaCl2 क्या है बताओ,
ये एक दैट इज एनहाइड्रस CaCl2, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये CaCl2 एटमॉस्फेयर के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या बना देगी, CaOH और OH प्लस 2HCl। सो ये ड्राई एयर हो जाएगी और ये नॉट रस्टेड, इसमें रस्ट नहीं लगेगी। लेकिन जरा दूसरा देखो, अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में, आप ध्यान कम देते हो बेटा, सो टेस्ट ट्यूब में अगर हमने वाटर के ऊपर ऑयल डाल दिया तो रोमिल इसमें रस्ट लगेगी कि नहीं, बोलो क्यों? वाटर तो वाटर है, ऑयल है, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं, तो दोनों चीजें होनी चाहिए कि नहीं, एयर और मॉइस्चर। सो नॉट रस्टेड, रस्टेड, इसमें भी नॉट रस्टेड, क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर है, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, और दूसरे में क्या है, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी की कमी, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। और एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लो जिसमें पानी भी हो और साथ ही साथ आधी कील ऊपर और आधी कील नीचे। तो इस स्थिति में एयर एंड वाटर, सो प्रेजेंस ऑफ एयर सर And- लास्ट वाले में कैल्शियम क्लोराइड का क्या, बोलो, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा बताइए, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे ये जो आपकी नील है ये रस्टेड हो जाएगी। अभी सो इतनी बात हो गई। अब देखिए, ये तो इसमें रस्ट हो गई। सेकंड पॉइंट देखो कि हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ आवर आयरन, आयरन इज ए स्ट्रेटेजिक मेटल। हमारे देश में किसी में मशीनरी बनानी हो या कुछ भी, बहुत सारे टैंक बनाने हो, कुछ भी, तो स्ट्रेटेजिक मेटल है कि नहीं। और अगर उसमें रस्ट लग जाएगा तो किसी देश की इकोनॉमी डोल जाएगी। सो हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन, सो प्रिवेंशन। तो जब आप ये देखो कि ये कुतुब मीनार में जो लौह स्तंभ है तो वो कितने साल हो गए और अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए, डस्ट नहीं लगती है, तो कुछ ना कुछ प्रिवेंशन होना चाहिए, ट्रीटमेंट। तो पहली चीज है कि हम इसके लिए गैल्वेनाइजेशन करें। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग कैसे किया जा सकता है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। और लाइट ऑन कर लीजिएगा। So if iron articles are coated with zinc solution, तो it is called galvanization. सर और किसी सॉल्यूशन के साथ ले सकते हैं? इसी के लिए किया जाता है, बाकी तो हम डेफिनेशन देख लेंगे नेट पे। तो दैट इज Fe, जैसे Fe है और उस पर रस्ट लग गई है। अभी मान लो तुम्हारे पास ये सब सरिया हैं बाहर पड़े हुए हैं, ये ऐसे ही लगा देंगे, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको इसके ऊपर जिंक का सोल्यूशन का पहले लेप लगाना चाहिए। बताओ जिंक से क्या होगा, जेनरल कहेगा क्या हम आपसे ऊपर हैं, Fe से ऊपर है, लिखवा सरकाना मगल मंजे छठे सातवें पे आता है। सर लाइट ऑन कर दीजिए बस। अच्छा, तो अगर ये इससे होगा तो क्या होगा बोलो, Fe अलग हो जाएगा और ZnO यहाँ पर 3 है तो इस पे 3 कर लो और ये 2 है तो 2 कर लो। तो इस तरीके से रस्टेड को वापस पाया जा सकता है। रस्टेड से आप क्या कर सकते हैं, वापस पा सकते हैं। रस्ट लग गया है और तुमने कोटिंग की, फिर से आयरन नया, जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। इतनी बड़ी बात है नहीं है? अलग का मतलब कोटिंग है, फिर 2 डिफरेंट मेटल्स हैं तो वो उसमें से लेकर के ऑक्सीजन फिर अलग हो जाएगा।
क्योंकि डिफरेंट मेटल्स है, उनमें कोई बॉन्डिंग तो होगी नहीं, मेटेलिक बॉन्डिंग। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पहली चीज है गैल्वेनाइजेशन, और दूसरी चीज क्या है? बाई पेंटिंग और यूजिंग रेड येलो प्राइमर। ठीक है, हाँ बोलो कौन कौन से बता रही हो? येलो प्राइमर में क्या है? सारा क्लास बोल रहा था कि सौम्या ही डिस्टर्ब करती थी। 2 दिन बाद तुमने फिर वही शुरू किया। अब बता भी नहीं रही हो, उसको बता रही हो, यहाँ नहीं बता रही कि येलो प्राइमर में। बोलो करेक्ट, बता दिया। तो पहले पढ़ाया गया, कोई आज की बात थोड़ी है, ये तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। तो येलो प्राइमर में लेड है, ठीक पता है, प्लम्बम। और रेड प्राइमर में दैट इज कोई भी, जैसे रेड प्राइमर है, येलो प्राइमर इसमें क्रोमियम है, और इसमें रेड में प्लम्बम है, Pb3O4 सिंदूर। बताया था कि नहीं? Pb3O4, और ये दैट इज क्रोमियम का कोई ऑक्साइड है। तो हम इतना नहीं लिखते हैं, हम कहते हैं इट कंटेन्स Pb, और इसमें क्या होगा बोलो? क्रोमियम, किसी न किसी का ऑक्साइड होगा। अब मान लीजिए इफ आर्टिकल इज पेंटेड, देख लो, मान लो अगर तुमने इसको पेंट किया किसी चीज से, तो जिससे पेंट करोगे उसमें खूब सारा जिंक होगा, उसमें महक भी जिंक की आएगी। किसी भी पेंट में किसकी महक आएगी? तो क्या वो वही काम करेगा जो यहाँ गैल्वेनाइजेशन से हो रहा है? सो पेंटेड विद, हाँ ठीक है, पेंटेड विद, बुक में लिखा हुआ है क्या? ठीक है। सो पेंटेड विद, बस ये लिख देंगे उसमें क्रोमियम होता है, फिर वो जब कंबाइन होगा तब वो जो बनाए सो बनाए। तो पहले पेंटेड विद पेंट, तो क्या होगा बताइए? पेंट में क्या कंटेन होगा? जिंक होगा। सो कंटेन्स जिंक, कंटेन्स जिंक। और रेड प्राइमर कंटेन Pb, आप अलग से कहीं लिख लें कि Pb3O4 बन जाएगा, जो कि सिंदूर होगा। थोड़ा बहुत ये बन भी चुका होगा तभी इसका कलर रेड है, बाकी फिर भी खूब सारा अनरिएक्टेड Pb होगा। और तीसरी चीज क्या है? लेड हैवी मेटल है। आप ये समझिए रोम का विनाश लेड के गिलास में पानी पीने से हुआ है। जो जूलियस सीजर, ऑगस्टस, जिसके नाम पे 12 महीने हैं, वो सब मारे गए जहरीला पानी पी के। अब ये देखिए, सो जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई। अब देखो, और दैट इज येलो प्राइमर कंटेन्स, उसमें क्या होगा? क्रोमियम। देन आर्टिकल कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हेंस कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन। Articles can be prevented from corrosion। ये देख लो, अगर मान लो Fe2O3 बन चुका है और तुमने उस पर क्रोमियम लगा दिया, क्रोमियम किस में है बताओ? येलो प्राइमर में है क्या? तो बताइए क्या हो जाएगा? कि Fe बन जाएगा और Cr2O3 बन जाएगा। तो यहाँ 2 लिख लो, बन गया कि नहीं? Cr का 3 चार्ज होता है क्रोमियम का, क्रोमियम 3 ऑक्साइड, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, आपके मतलब की भी नहीं है, बस एक जानकारी के लिए। और दूसरी चीज बताइए कि अगर आपने इसको रेड प्राइमर से पेंट किया तो कोरोजन से कैसे बचा लोगे? क्योंकि वहां लेड है, तो Fe2O3 और प्लस Pb किस में है? रेड प्राइमर। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि Fe अलग हो जाएगा और PbO बन जाएगा। तो कितने हैं ये? 3 है, तो 3। समझ में आ गई बात कि नहीं? इस तरीके से हम इसको भी बचा सकते हैं।
तीसरी चीज क्या है, अप्लाइंग ग्रीस ऑन मूविंग पार्ट, जैसे साइकिल का चक्का है इन सब में लगाते हैं, उसमें तो पेंट नहीं लगा सकते ना, क्योंकि उसे लुब्रिकेशन भी देना है। अप्लाइंग ग्रीस ऑन मूविंग पार्ट्स, कोई भी चीज है जैसे मशीनरी है तो उन सब में क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज ड्राई लुब्रिकेशन और ग्रीस, ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जंग से बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए, अप्लाइंग ग्रीस, मूविंग पार्ट के लिए ग्रीस लगा सकते हैं। अब जरा देखें कि ये तो बात हो गई आयरन के कोरोजन और उससे बचने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए कि कॉपर गेट, कॉपर का क्या होता है, यस टार्निश्ड एज अ कोट, इसके ऊपर कोट आ जाएगा, एज ए कोट ऑफ CuCO3 CuOH whole twice is of green color, is इसी पे चढ़ जाता है, made on it, that is copper carbonate, copper hydroxide, copper carbonate, copper हाइड्रोक्साइड। ये ग्रीन रस्ट है जिसको हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, फिर से दिखाते हैं। दैट इज कॉपर, ये देखो यही है, इसमें वो रस्ट रहती है। ये पहले कॉपर हुआ करता था लेकिन रस्ट हो गई तो फिर इसमें रख दिया गया। ये देख लो, ये पेन भी मैं पहले दिखा चुका हूँ, ये सब में रस्ट लग चुकी है, यही ग्रीन हो गया, दिख रहा है ग्रीन हो गया। कॉपर थी अब उस पे ग्रीन रस्ट लग गई, क्योंकि डिब्बी में देखना वही भर के रखा के, ये देखो सही है। सो कॉपर सर अगर अभी भी इसमें लगा देंगे ये सारी चीजें तो ठीक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा उससे, विनीगर से, सही है। और ये सारे जो मेथड कॉपर था लेकिन ग्रीन रस्ट यही चढ़ गया, तो ये फार्मूला पूछा जाएगा, चेंज हो गया। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, और तीसरी चीज क्या है, दैट इज टार्निशिंग ऑफ, तीसरी चीज क्या बताई, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के आपने ये देखें कि एंटीक काले काले गहने तो वो काला हो जाता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर इनटू AgS, सिल्वर सल्फाइड, दैट इज सॉरी Ag2S, सही है। तो ये टार्निश हो जाएगा और उसका कलर क्या होगा, और आपको इसकी मेटलर्जी पता है कि सिंपली हीट कर दो चमक जाएगा, कुछ लोग आलू भी घिस देते हैं। चलो तो इस तरीके से इन सम केसेस when oxide layer is formed then it is protective and it prevents further oxidation. A protective layer of oxide is formed on metal. ये वो एनोडाइजिंग अपने आप ही बन जाती है। एल्यूमिनियम हमने लिया था तब ये नया था, अब देखो कैसा डल सा हो गया है। तो AgAl2O3 और साथ में दूसरा क्या है, MgO, और टाइटेनियम, टाइटेनियम में TiO2 है, उसको हम नहीं दिखा रहे हैं। तो विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। सर एक बार साइड में लिख दीजिएगा टाइटेनियम का। TiO2 टाइटेनियम की 4+ की वैलेंसी होती है। अब जरा देखो कि प्योर गोल्ड
is called 24 कैरेट। प्योर गोल्ड क्या होता है? It is 24 कैरेट। However, it is so malleable and soft कि अगर आप कंगन मोड़ दो तो मुड़ जाए। So 2 part of silver और copper is added to it to make it harder। ठीक है, तो हार्ड so that it is fit for making ज्वेलरी। ऐसे में 22 पार्ट गोल्ड है और 2 पार्ट कुछ और डाल दिया तो अब उसे 22 कैरेट कहेंगे। 24 कैरेट में पूरा 22 कैरेट मीन्स 24 पार्ट्स गोल्ड। 24 पार्ट्स गोल्ड। डायमंड के केस में नहीं है। डायमंड में 1 कैरेट कितना होता है बेटा आप यानी? क्योंकि तुम्ही को सिर्फ पता है, तुम डायमंड के हमने देखा तब बूंदी पहनी थी। सो 200 mg मिलीग्राम। डायमंड के केस में कैरेट मिलीग्राम में होता है, जबकि इसके केस में कैरेट पार्ट्स में होता है। समझ में आ गया कि नहीं? 480 कैरेट का एलिजाबेथ पहनती थी कोई नूर हीरा, अब उसमें मिलीग्राम का मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बड़ा हीरा है। और जो जब वो निकाला गया था खदान से अपने से 9 गुना बड़ा था, तराशते तराशते इतना रह गया। अब देखो, इट इज क्योंकि वो जो एलिजाबेथ मोरनी थी वो बहुत बड़ी चोरनी थी। अब जरा आगे की बात करें। सो इट इज 24 कैरेट। इट इज सो सॉफ्ट दैट इट इज अनफिट फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट इज सो सॉफ्ट दैट इट इज, बात ना करें, ये ना सोचो कि बात करते करते हम सीख लेंगे, इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। So it is unfit for making jewelry। तो सार्थक फिर इसके आगे क्या लिखें? अगली लाइन। इसीलिए क्या किया जाता है? बोलो। So copper or Ag is added to it to make it sufficiently hard। हार्डर एंड रोबस्ट बना दिया जाता है। बहुत की किसी चीज को पटको तब भी न टूटे, हार्डर बना दिया जाता है। सो इन 22 कैरेट गोल्ड क्या होगा बोलो? 22 parts gold और 2 parts of copper। गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड 22 पार्ट गोल्ड प्लस 2 पार्ट क्या होगा? ऑफ अदर मेटल होगा, जो कि कॉपर या ये होगा। 22 कैरेट ज्यादा महंगा है कि 18 कैरेट? 18 कैरेट का कॉइनेज, सिक्के ढाले जाते हैं, जो कहा जाता है कि नहीं कि शाहजहां और मुगल काल के हैं, ये मेहरानगढ़ में रखे हुए हैं इतने मोटे मोटे सिक्के। सो दैट इज 18 कैरेट होते हैं। अब देखिए, इन केस ऑफ डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड 1 कैरेट इज इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम, यानी 0.2 ग्राम। कितना होगा? 0.2। बात हो गई। अच्छा, अब एक और चीज देख लें। वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, जो चित्र हमने अभी आपको दिखाया, तो दैट इज लौह स्तंभ कहाँ पर बना हुआ है? दिल्ली में। द आयरन पिलर 8 मीटर हाई एंड 6 टन इन 6 टन का भी है, और उसके ऊपर अशोक स्तंभ है, वहीं से चिन्ह लिया गया है। जो अशोक का स्तंभ है ऊपर, वो 3 शेर की मूर्तियां है ना, उसी लौह स्तंभ से। So iron pillar in premises of
कुतुब मीनार, ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कराया। कुतुब मीनार प्रेमिसेस ऑफ इज 6 मीटर हाई, ये 3 मीटर है, 6 मीटर हाई, हाँ एक कमरा 3 मीटर होगा। सो एंड weighing 6000 kg। सो अब ये कितने साल पहले बना था? इट इज नॉट गेटिंग रेस्टेड 400 BC पहले, बिफोर क्राइस्ट, और अभी आप समझिए 2000 आ गया, 2400 साल पहले वाली चीज बिना किसी कोटिंग के। अब बोलते हैं इस पे दाल और गुड़ का लेप किया गया। सो it is made 400 BC and still it is not getting rusted. It is the matchless example of Indian chemistry. So, it's still standing unrusted. समझ में आ गई बात? इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होगा।